सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक फौजी अफसर फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला सुनाया गया, जिसके तहत उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ये ट्रायल कई हवालों से गैर मामूली अहमियत का हामिल है। एक जानिब ये पाक फौज में मौसर और बिला इम्तियाज एहतसाब की वाज़े मिसाल है, तो दूसरी जानिब फैज हमीद वो पहले साबिक DG-ISI हैं जिनके खिलाफ बाकायदा कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई गई है। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 संगीन इल्जामात पर कार्रवाई की गई, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, रियासत की सलामती और मफादात के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के नाजायज इस्तेमाल और बाज़ अफराद को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाना शामिल है। ताहम मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। ISPR की प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में मजीद कार्रवाई के इम्कान की जानिब वाज़े इशारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्जिम के सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम पैदा करने के किरदार का अलहदा से जायजा लिया जा रहा है। इस तनाजुर में 9 मई के वाक़यात में फैज हमीद के मुमकिना किरदार पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। उधर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी बाज़ हलकों की जानिब से ट्रायल के दावे सामने आए। ताहम रोजनामा जंग में शामिल होने वाली सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़े किया है कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही है और ना ही किसी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाक फौज के अंदर एक सीनियर अफसर के खिलाफ एहतसाबी अमल मुकम्मल होने के बाद ये तवक्कुआत जोर पकड़ रही हैं कि एहतसाब का दायरा फौजी इदारों से बाहर भी फैलाया जा सकता है। इसमें वो जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और मीडिया के बाज़ अफराद भी शामिल हो सकते हैं जिन पर माजी में मुबैना सियासी इंजीनियरिंग में किरदार अदा करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल को नून लीग कैसे देख रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताएं, ये फैज़ हमीद की सज़ा के बाद पार्टी के अंदर किस तरह का इस वक्त क्या ओपिनियन है, क्या फीलिंग्स हैं? आप लोग सेटिस्फाइड हैं या मज़ीद कार्रवाइयाँ तवक्को की जा रही है कि होंगी? आदिल, शुक्रिया आपका। मगर आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही उसका जवाब भी ले लिया। बात यह है कि आपने कोट किया है जंग के अखबार में एक खबर को अंसार अब्बासी साहब के हवाले से। भाई बात यह है कि पहले भी जो फैज हमीद साहब के खिलाफ ट्रायल हुआ है या उनको सजा हुई है, वो किसी सिविलियन की बात तो नहीं हो सकती और ना किसी वक्त की हुकूमत की हो सकती है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि नवाज शरीफ जैसा तगड़ा लीडर जिसको 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो, आइन कानून की बालादस्ती, अदारों को हुदूदों की हूद में रहने की ख्वाहिश भी रखता हो। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब ट्रायल हुआ था तो जो हमारे साथ हुआ था सबके इल्म में है। अब जो बात आप कर रहे हैं कि ये दायरा वसी हो सकता है, दायरा वसी अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, चाहने वाले ना चाहेंगे तो ठीक है, कमर जावेद बाजवा जिंदाबाद और कोई और मुर्दाबाद। मगर ये जस्टिस नहीं होता। जस्टिस ये होता है कि फिर उस जुर्म में जितने शरीके मुजरम होंगे उन सबको सजा होनी चाहिए। तो अगर आप वो चीजें देखेंगे तो आपको बड़े भले नाम भी नजर आएंगे, मुख्तलिफ अदारों के अंदर नजर आएंगे। वो तो वर्दी में इस तरह थे, लोगों ने प्राइवेट टॉर्चर सेल बनाए होते हैं, जिस तरह आप सुनते हैं फलां ने इस तरह किया, फलां ने इस तरह किया। मगर ये तो वर्दी में सरकारी जो ऑफिशियल उनके इख्तियारात थे या टॉर्चर सेल थे या इन्वेस्टिगेशन सेल थे, वो सारे इस्तेमाल करते थे रियासत में। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं अगर चाहने वाले चाहेंगे, कौन वो आपके चाहने वाले? आप उनकी बात कर रहे हैं? आप सबके चाहने वाले। अच्छा ठीक है। सो हम सबके चाहने वालों पर तो फिर एक सवाल मियां साहब आप लोगों पर भी ये उठेगा ना कि आपने एक्सटेंशन भी दी फिर? हाँ, बात आप ठीक कर रहे हैं। हाँ। कि
उस वक्त एक्सटेंशन देना क्या मुनासिब था, और उस वक्त जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी जा रही थी, वो कहा गया कि कानूनी हुक्म है, उसको दूर करने के लिए कानून साजी की गई। ये अपनी जगह बात है, मगर उस वक्त ये दुख हुआ जो आज भी एक सीनियर वजीर बात करते हैं। उस वक्त मेरी उनसे तलखी भी हुई पार्टी के अंदर। मैंने ये उस वक्त बात की थी कि नवाज शरीफ ने तो हतमी फैसला नहीं दिया, आपने हतमी फैसला अनाउंस कर दिया। सर वो सीनियर वजीर कौन थे? छोड़े, मतलब नाम क्या ले रहे हैं, आज भी मुख्तलिफ उनके हवाले। सर अगर आप अपनी पार्टी के सीनियर वजीर जिन्होंने एक्सटेंशन में किरदार अदा किया उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जिनके सबूत शवाहिद इदारों को नहीं मिल रहे, आप कह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये तो मियां साहब कोई बात ना हुई ना, फिर खुल के बात करें। अच्छा मेरी बात सुन लें। आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ फैज हमीद मुख्तलिफ अदारों के अंदर कर रहे थे, या जिस तरह बाजू अदलिया के अंदर मरोड़ लिया जाता था, अपने अदारे के अंदर बेशुमार लोगों को अपनी ख्वाहिश, ज़रूरत या मर्जी के मुताबिक प्रमोशनें भी आउट ऑफ टर्न दी गई या जिनको ऑब्लाइज किया गया। इसी तरह सियासतदानों में, इसी तरह सहाफ़ियों में, उन्होंने हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले के साथ जिस तरह उस वर्दी में, उस वर्दी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए किया, क्या आपके इल्म में नहीं है? और ये क्या एक बंदा कर सकता है? सर वो तो कहते हैं कि उसके सबूत और शवाहिद इनके मिले ना, ये करते रहे बाईपास करके सिस्टम को। अच्छा आप मुझे मियां साहब वैसे ये तो बता दें, वजीर कौन थे वो? नहीं, मैंने तो आपको जो कहना था कह दिया, अब आप ढूंढते रहे कौन से थे। ख्वाजा आसिफ साहब की बात तो नहीं कर रहे आप? यकीनन कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल सही है। सो उन्होंने वो, लेकिन आज वो आज सबसे आगे हैं। मतलब ये क्या बात हुई, जब वो पावर में कोई हो तो उनके साथ एक्सटेंशन कराएं और जब पावर से चले जाएं तो फिर बातें करें, ये तो मुनासिब बात ना हुई ना मियां साहब? मैं वही तो अर्ज करता हूँ कि देखें, ये किसी तो और मुनासिब नहीं है कि उस वक्त फैज अमीर से जो फैज़याब होते रहे, आज इधर के हों तो उनको खुली छुट्टी है, उधर के फैज़याब होने वाले जो हैं वो मुजरम है। नहीं भाई नहीं, जस्टिस ये होता है कि अगर आदिल अब्बासी साहब ने कोई फैज़ पाया है या जवेद लतीफ़ ने फैज़ पाया, दोनों से एक जैसा सलूक होना चाहिए। वैसे मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो फैज़याब हुआ है, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, उसका नाम भी आना चाहिए, और अगर उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल या जहाँ पर भी कुछ किया हो वो काबिल एहतसाब होने चाहिए। यहाँ से मैं आपसे एग्री करता हूँ, हर फील्ड के लोगों की बात कर रहा हूँ, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, सब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन आज जो वज़रा बयानात दे रहे हैं मियाँ साहब, वो बड़े मियाँ साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से दे रहे हैं या उनकी अपनी राय? ऐसा मैं समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो मैं किसी की अप्रूवल से दे रहा हूँ, या कोई और स्टेटमेंट को दे रहा है तो किसी और के अप्रूवल पे होगा। ऐसा नहीं होता। हर एक बंदे की अपनी सोच, अपनी राय होती है, जो जमातों के अंदर आज़ाद भी होते हैं और होना भी चाहिए। तो आज जो बात कोई कर रहा है बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बहुत पहले बात करता था कि सहूलतकारी मौजूद है, मैं तो बहुत पहले बात करता था कि उसके लिए विंडो खुली रखी गई है। मैं आज भी बात कर रहा हूँ कि उसके लिए अगर आज भी विंडो खुली है या आज भी उसके साथियों को कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा या उस वक्त की मनसूबाबंदी करने वालों को छोड़ दें। हमें किसने टार्चर किया, छोड़ दें। 2014 का धरना किसने दिलवाया, 2017 की हुकूमत किसने गिराई, कौन कौन उसमें शामिल था। भाई आप जनरल फैज को जहां से आपने उसका एहतसाब शुरू किया है, जहां जिस पॉइंट पे या जिस इल्जाम पे उसको सजा हुई है, उससे शुरू कर लें कि कितने लोग शामिल थे आज तक। आपको उनको दायरे में लाना चाहिए। वैसे आपकी अपनी हुकूमत है, आप पता नहीं किससे सवाल कर रहे हैं, मुझसे? मैं तो नहीं कर सकूंगा वैसे। अच्छा रुक जाइए फिर रुक जाइए। मुझे यार ये बताओ कि 2014 में हमारी हुकूमत नहीं थी, धरना किसने दिलवाया? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। फिर आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जैसा बाइख्तियार, ताकतवर और इख्तियार को इस्तेमाल करने वाला, जुर्रतमंद, 2/3 अक्सरियत रखने वाला 2017 में किस तरह उसको निकाला गया? हमारी हुकूमत नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो। तो सर इतनी मजबूर हुकूमतें क्यों लेते हैं आप? यस
अब आ जाए कि अगर नवाज शरीफ, ये सवाल उस वक्त भी होते थे, मैं उस वक्त भी बात करता था तो लोग कहते थे हुकूमत से निकल जाओ जी, छोड़ो फिर एक ही कर दे पे। भाई अगर उस वक्त नवाज शरीफ 2014 में ही जब साजिश का इल्म हो गया था धरने वाली का, तो उस वक्त ही अगर हुकूमत छोड़ देते ना, आप क्या जो बिजली का अपना कमी थी, लोड शेडिंग का ना खात्मा हो सकता। तो जिस तरह आप लोग गुजारा कर रहे हैं इस तरह बाकी लोग भी गुजारा कर रहे हैं ना। फिर अभी आपकी ये वाली हुकूमत भी गुजारा, सभी गुजारा कर रहे हैं। आ जाए इस बात पे आ जाए कि हमने 4 साल गुजारा किया, मगर हमने उस वक्त पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम किया। हमने CPEC दिया, हमने पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकाला, हमने मईशत को बेहतर किया। अब आप आ जाएं, जो आप सवाल कर रहे हैं कि फिर इसी तरह दूसरे भी कंप्रोमाइज होते हैं। हम माजी करीब का देख लें, इमरान खान के दौर को देख लें कि 4 साल पेज भी एक था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। कोई एक मंसूबा बता दें 4 सालों में जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने शुरू किया हो, चले अगले 20-25 साल बाद उसका फ्रूट मिलना हो, कोई बताएं तो सही ना। मतलब आप बेसिकली, आप मियां साहब, आपका आर्गुमेंट अभी ये है कि कॉम्प्रोमाइज आप लोग अच्छा वाला करते हैं, दूसरे बुरा वाला करते हैं, ये आर्गुमेंट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे दौर में सब एक पेज पे होते तो आज मुल्क तरक्की कर चुका होता, आज मुल्क कहीं और खड़ा होता। मगर तरक्की करते मुल्क को आपने 2014 में ब्रेक करने की कोशिश करके शुरू की, 2017 में ब्रेक कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई रियासत के अंदर हुकूमत, वक्त की हुकूमत सही सर्व कर रही हो, उसकी डायरेक्शन ठीक हो, आई भी वोटों के जरिए हो, तो उसको चलने देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। ओके, अब मियां साहब ये बताएं कि ये नून लीग को सादा अक्सरियत तो मिल गई है, क्या मियां साहब जो हैं वो इस वक्त खुद पावर में आने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैं तो मियां साहब की तबीयत को जानता हूँ, मैं उनके करीब रह के जो मैं उनके बारे में राय रखता हूँ या उनकी एक अपनी जो सोच है, किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेंगे। देखिए, 2/3 अक्सरियत उनको 97 में मिली और उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। आदल साहब, उस वक्त भी बड़ा प्रेशर था। ये नेशनल अप्रोच होती है, ये नेशनल लीडर होता है कि अपने आप को खतरे में डाल के भी वो रियासत के लिए, कौम के लिए कुछ कर जाए। आज दुनिया में आपको जो पजीराई है इंडिया जंग के बाद, वो एटमी कुव्वत होने की वजह से है, और वो नवाज शरीफ को याद रखें। फिर आ जाए, आज 2013 में 2/3 अक्सरियत मिली, उसने पाकिस्तान को CPEC दिया, उसने पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया, सफारती तन्हाई से निकाला, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया। मगर हमने क्या किया? ये सारी चीजें यार आपके ज़हन में होनी चाहिए। सो सादा अक्सरियत पे काम नहीं चलेगा। देखिए, 2/3 अक्सरियत से चलना मुश्किल होता है, तो सादा अक्सरियत से नवाज शरीफ जैसा बंदा जो आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हो, अदारों को हुदूदों की हूद में रखना चाहता हो, वो कैसे कंफर्टेबल हुकूमत कर सकता है? ठीक, ये बताइएगा, ये क्या आपकी जमात को लगता है ये फैज़ हमीद जो है इनका इस्टेब्लिश हो जाएगा 9 मई वाला कनेक्शन विद PTI एंड इमरान खान? देखिए, बात यह है आदिल साहब, मेरी जमात, मेरी हुकूमत का मसला नहीं है, ये मेरी रियासत का, मेरी कौम का मसला है, मेरे आइन कानून का मसला है। मुझे ये बताएं कि आदिल अब्बासी साहब अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ मुझे हाँ या ना में कह दें कि क्या फैज हमीद अकेला ये सारे जुर्म कर सकता था, जब तो उसको अदारे के अंदर से या अदारे के बाहर दूसरे अदारों से सपोर्ट हासिल ना होती। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे ये बताएं, जब 9-10 मई हुआ था और इमरान खान को पकड़ा गया, तो इमरान खान को उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जिस तरह बुलाया और जिस तरह बेल आउट किया, क्या किसी मनसूबाबंदी के बगैर ऐसा मुमकिन था? नहीं था। फिर क्यों नहीं पकड़ा जाता उनको भी? मसला ये है ना सर कि ये बड़ी लंबी और तवील बहस है, इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। इसमें फिर आपकी अपनी पार्टी जो है वो फंसती और धंसती भी है, लेकिन वो फिर दोबारा बहुत लंबी बहस होगी क्योंकि इस मसले के ऊपर। लेकिन अभी बहरहाल ये ज़रूर हुआ है मियाँ साहब कि उनसे मुताल्लिक जो और लोग भी थे उनका नाम अब दायरा कार वसी होने की बात हो रही है जो उनके साथ थे। लेकिन जिधर आप जाना चाह रहे हैं
साबिक चीफ के ख़िलाफ़, वो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, और ना उसके उनको सबूत मिल रहे हैं और ना ही ये हो सकेगा। ये वाला मसला तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर सवाल यही उठेगा कि अगर किसी चीज़ का सबूत नहीं है तो आप ज़बरदस्ती तो वो नहीं किसी को अफेक्ट कर सकते। तो उनके ऊपर फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो रही, और वो बिल्कुल है वो घूम रहे हैं मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। तो बहरहाल इट्स अ लॉन्ग डिबेट। थैंक यू सो मच मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर ज़रा डिटेल से बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर पेश आने वाले एक दहशतगर्दाना वाक़े ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जहां फायरिंग के नतीजे में मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हुई। वाक़या जितना अफसोसनाक था, उसके बाद शुरू होने वाली मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम इतनी ही तशवीशनाक साबित हुई। हस्ब रिवायत वाक़े के फ़ौरन बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हकाइक सामने आए बगैर एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया, जिसके बाद रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और बस यही नहीं, ये मुनज़्ज़म बयानियाँ भारत के माजी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर गढ़ा गया, जहाँ शवाहिद का इंतजार किए बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश की गई थी। ताहम इस प्रोपेगेंडे के बरक्स अगर असल हकाइक का जायजा लिया जाए तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। पाकिस्तानी रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवेद अकरम नामी अफराद के पाकिस्तानी होने का ताहाल कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर ये बाप बेटा पाकिस्तानी होते तो इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद उनके ख़ानदान, पस मंज़र या रिकॉर्ड का सामने ना आना खुद उनकी मुबैना पाकिस्तानी शनाख्त पर संजीदा सवालात उठाता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी हुक्काम और कम्युनिटी ज़राए के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई जिससे ये साबित हो कि ये अफराद पाकिस्तानी शहरी थे। इसके बावजूद भारतीय मीडिया की जानिब से ये झूठा दावा किया गया कि साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गया था, जो हकाइक के बिल्कुल बरक्स है। दरअसल साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2001 में एक ऑस्ट्रेलियन खातून वारिना से शादी के बाद उसका वीज़ा पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर टोनी बेवरिक के बयानात भी इन हकाइक की तस्दीक करते हैं। यह भी सामने आया कि साजिद अकरम गुज़िश्ता 10 बरसों से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का रुकन भी था, जिसके बाइस उसके पास से 6 लाइसेंस याफ्ता असलहा भी बरामद हुआ। दूसरी जानिब इसराइली, भारतीय और बाज़ बैरून मुल्क बैठे सियासी सोशल मीडिया अकाउंट्स एक ऐसे पाकिस्तानी नवेद अकरम की कहानी घड़ते रहे जिसने खुद वीडियो पैगाम के जरिए इस झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। अब बाज़ इत्तलात ये हैं कि साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान की सूबा नंगरहार से हो सकता है, जबकि हमला आवर के एक कोलीग ने यह दावा किया है कि नवेद अकरम का ताल्लुक इंडियन ओरिजिन है। इन्हीं हकाइक, गुमराह कुन प्रोपेगेंडे, इलाकाई सियासत और सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सवाल ये सामने आता है कि इस वाक़े के असल मुहर्रिकात टारगेट्स थे क्या, और पाकिस्तान को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, अहमद हसन अल अरबी साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सिडनी वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए विदाउट एनी एविडेंस। ये स्कीम तो हमें समझ आती है कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि इसमें इजराइल और इंडियन लॉबी एक्टिव हो जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस को इस वक्त जोड़ने के लिए इतनी एफर्ट क्यों की गई है? योर टेक ऑन। जिस तरीके से इंडिया का एक बड़ा देखें एक खासा है, हिस्ट्री है, और ये फॉलोअर्स हैं चाणक्य कुतलिया के, जो 2300 साल पहले जिसने एक फिलॉसफी दी थी, और उसका कंसेप्ट ये था कि आप अपने दुश्मन के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करें, साई वारफेयर करें, अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें और इसके बाद उसको डिस्टेबलाइज करें, अपने दुश्मन के नेबर के साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश करें ताकि उसको भी इस्तेमाल किया जा सके, जो अभी एक हकीकत के तौर पर हम देख रहे हैं राइट फ्रॉम 1950s से। और फिर इसका ये देखें कि और फिर इनकी रिसेंट हिस्ट्री भी आप देख लें, और सिंपल हम मार्के हक और बुनियाद मरसूस की बात करते हैं, उसके अंदर जिस तरह इस तरह मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने किया, इंडियन मीडिया फ्रेंजीड मीडिया था, और जिस तरीके से आप फायर स्पिटिंग एंकर्स थे और स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स जो वहाँ पे बैठे थे, दे वर आल्सो स्प्रेइंग वेनम अगेंस्ट पाकिस्तान।
और लेकिन जिस तरीके से कहानियां उन्होंने डेवलप की, तो उनके अपने एक डीजी बीएसएफ थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और प्रॉब्ली द वायर में छपा था, तो उसमें लिखा कि इन्होंने इस तरीके से कवरेज किया ऑपरेशन सिंदूर का, तो 2025 का उन्होंने कहा इट कैन बी ए सक्सेसफुल कॉमेडी सीरीज, जिस तरीके से उन्होंने किया। और फिर देखे बड़े बड़े नाम जो मीडिया के थे वो इस पे। सो मकसद बुनियादी क्या है कि जो एक तो पाकिस्तान को मलाइन करना, chaos एंड कंफ्यूजन को क्रिएट करना और इंटरनेशनली पाकिस्तान को मलाइन करना, और फिर देखें कि डोमेस्टिक ऑडियंस को फिक्सेट करना कि पाकिस्तान के ऊपर उनको फिक्स रहें, ताकि वो पाकिस्तान ही पे उनकी सोच रहे और ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। और देखें पास में, या फिर और भी देखें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ये वाला, इनमें ये इन्वॉल्व हैं, स्टेज इनकाउंटर्स में ये हैं, स्टेज रिकवरीज में ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में देखें कि इनका इंडिया का नाम आता है। पाकिस्तान के अंदर जितने असैसिनेशन हुई हैं, चाहे वो सिखों की असैसिनेशन थी या कश्मीरियों की असैसिनेशन थी, उसमें ये है टेररिज्म पाकिस्तान में ये करवा रहे हैं, एस्पेनाज कतर में ये पकड़ के। सो इनका एक माइंड सेट है, और उसमें अल्टीमेटली ये है कि इसराइल के साथ, अफगानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की, एक हाइप क्रिएट किया और वक्त से पहले, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो। अब जिस तरीके से अभी सही लग रहा है कि जिस तरह वो चीख रहे थे, इसका मतलब सही है कि पेशे से लिंक्स इंडिया से थे। राइट। अहमद अलवी साहब, आपके ख्याल में ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया का स्टैब्लिश हो रहा है, वो आपको पता है कनाडा से भी आवाज़, अमेरिका से भी आवाज़, दीगर कंट्रीज, कतर का हम अक्सर लोग वो लिंक मिस करते हैं जहाँ से इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स स्पाई पकड़े गए थे और फिर किस तरह इन्होंने अपनी वो बॉलीवुड इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनको निकाला था। सो इस पर्टिकुलर केस में अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंफर्म नहीं है कि इसका इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। सो ये फॉल्स फ्लैग या जो प्लांटेड ये अपने केस करते हैं, इस केस में जो इतना हेस दिखाया गया इजरायली मीडिया और इंडियन मीडिया ने जो इतना फ़ौरन पाकिस्तान को अलेज किया, तो क्या इसकी एक रीज़न ये भी थी कि अगर वो अफगान ओरिजिन है या इंडियन ओरिजिन है तो उसको जल्दी से पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट किया जाए ताकि डिबेट वहाँ चली जाए सारी? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर केस में? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो शायद उसकी नेशनैलिटी को पब्लिक इतनी जल्दी ना करें, कुछ टाइम के बाद करें, क्योंकि उनको जाहिर है वो नहीं चाहते कि वहाँ पे हेट क्राइम हो और ये सारा कुछ हो। सो इंडियंस का यही प्लान था, इनको ये लग रहा था कि शायद उसकी नेशनैलिटी कभी भी पब्लिक नहीं होगी और इसी वजह से इसको प्रीएम्प्ट किया गया। देयर इज़ अ मैकेनिज्म एट प्लेस इंडिया के अंदर जो समझते हैं इंडियन सिस्टम को। देनों के जी के ऊपर जब कोई खबर आती है तो वो एंडोर्स्ड होती है बाय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है उसकी इंफॉर्मेशन विंग से। अजित कुमार डोवल की इंडिया फाउंडेशन जो डील करती है मीडिया को, वो उसको एंडोर्स करती है और गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग होती है उस खबर को। तो अगर जी ये बात कर रहा था, ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो इसका मतलब है इट वाज बैक्ड बाय द इंडियन स्टेट। नंबर 2, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो नवीद अकरम है, देयर इज अ ट्रेंड दैट इज कमिंग अप इन द वर्ल्ड व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग। नवीद अकरम के अटैक करने वाला जो सारा मामला था, उससे पहले 3 दिनों में, 4 दिनों में और 1 वीक के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक उसके नाम की सर्च स्पाइक हुई है इसराइल के अंदर। एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड वॉशिंगटन अटैक के दौरान भी, कि जब रहमानुल्लाह लखनवाल, जिसको कोई जानता नहीं है, अटैक से 1 दिन पहले उसके नाम की स्पाइक हुई है इसराइल के अंदर गूगल सर्चेस में, तल अवीव में और हैफा वगैरह यहाँ पे इन इलाकों में। सो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जब आ रहा है तो एक नया एक्सेस ऑफ ईवल भी जनरेट हो चुका है। उस एक्सेस ऑफ ईवल में दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो इस बात में है कि खित्ते में दहशतगर्दी फैले और दुनिया में दहशतगर्दी फैले। एक इंडिया है, एक इसराइल है और इनके फुट सोल्जर्स हैं अफगान। सो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी जो मीडिया की आपने बात की, जिस तरह पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि ये जो टेररिज्म है इट्स अ ग्लोबल मैटर और उसको हमें ग्लोबल स्ट्रेटजी के थ्रू डील करना है, उसी तरह टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है मीडिया टेररिज्म। रवांडा में एक झूठी खबर फैली थी 90s में और उसके नतीजे में जेनोसाइड हुआ जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। रेडियो रवांडा पे एक झूठी खबर चली। सो यहां पे एक पूरे का पूरा मुल्क है को तकरीबन 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है
और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऑल्दो लकीली दे आर डम है इंडियन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भी, क्योंकि इतना फेक प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो पता चल जाता है। जैसे लाहौर में इन्होंने सी पोर्ट बना ली तो ज्यादा इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया को अब ये नजर आ रहा है और ये दुनिया को इस पे काम करना चाहिए कि इंडिया की तरफ से वो डिसइंफो लैब ने जो पकड़ा, इनका सबसे बड़ा यूरोप की तारीख का डिसइंफॉर्मेशन का नेटवर्क, सो दुनिया को अब इंडिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कर्टेल करने के लिए द वर्ल्ड नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। क्योंकि आप इनके मीडिया को जब कर्टेल करेंगे उसी सूरत में आप इसको रोक सकते हैं कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ, अमेरिका में अवतार सिंह, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा को पॉइजन दिया, अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू, नेपाल के अंदर हमले, म्यांमार में हमले, बांग्लादेश में हमले, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, हर जगह पे ये जो दहशतगर्दी है इट इज बैक्ड बाय द इंडियन मीडिया। सो दिस हैज टू बी, सो वो जो ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच और इन्फ्लुएंस दुनिया में अपना क्रिएट करने के लिए और थ्रू मीडिया, ज़ाहिर है उनके मीडियम्स वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और जैसे आपने पहले कहा बिल्कुल ठीक बात है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अवेलेबल है उनके पास, जिसकी रीच उनकी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की वजह से भी, और उनका डायस्पोरा का पूरी दुनिया में होना। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। और यू ऑल नो हरारी इस बारे में दुनिया को वार्न करते आ रहे हैं कि कैसे डिसइंफॉर्मेशन या AI आगे चैलेंज बनता जा रहा है दुनिया के लिए। लेकिन ब्रिगेड साहब ये जो अभी बात कर रहे हैं अहमद, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि उनकी रीच, उनका मीडिया, इससे बड़ा अटैक होता है जो एक इंसिडेंट हो जाता है। अब ये जो इजराइलीज़ हैं जिनके बारे में हम भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी बुनियानुल मरसूस के ज़माने में भी उनकी बैक पे बैठकर इंडियंस को गाइड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। सो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना ऑस्ट्रेलियंस को कि देखें गाज़ा के मसले के ऊपर जो हम वो सपोर्ट चाहते थे दुनिया से, उनको उस तरह नहीं मिल पाई क्योंकि यूरोप ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इस किस्म की कंट्रीज़ ने अपोज किया, रेजिस्ट किया इस प्रोसेस को। सो वो अब उनको इशारे में ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये दहशतगर्दी जो है ये बड़ा फिनोमेना है, बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। सो इसको कैसे देखते हैं आप कि वो अब उनको क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम पोस्ट, इंडियन मीडिया और फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, हाउ डू यू सी दिस? अच्छा, एक तो वो देखें ना, जो यरूशलेम पोस्ट को खबर फीड किसने किया, कहाँ से ली खबर? वो ANI है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, द बिगेस्ट लार्जेस्ट इन एशिया। और ये वो मीडिया आउटलेट है जिसने बेसिकली जो EU लैब ने जब इंडियन क्रॉनिकल्स जो एक्सपोज किए, तो इसमें ये खबरें लेते थे। उस पर ये जो ANI फेक मीडिया आउटलेट से खबर लेके फिर मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को ये फीड करती थी। और तो उसके क्रेडिबिलिटी तो उस वजह से भी नहीं थी, सिंस रॉ पीछे इन्वॉल्व थी तो इसको यूज किया जा रहा था। और अभी भी अगेन दिस इज अगेन इंस्ट्रूमेंटल, तो इसमें वो नेक्सिस वगैरह जो हैं वो इसमें से लगता है। और बाकी देखें कि जो इनका नेक्सिस है इंडिया का और इजराइल का, तो बहुत अरसे से चल रहा है और दुनिया को भी पता है। लेकिन ये क्यों अभी इजराइलीज थ्रेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में हमने देखा गजा के बारे में जिस तरह सपोर्ट थी, ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी, इवन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया में, कि लाखों लोग सड़कों पे आए और उन्होंने कंडेम किया इजरायली एट्रोसिटीज और किलिंग जो वहां पे उन्होंने की थी। तो अब वो उसको टांट कर रहे थे कि फिर इस्लामोफोबिया को बेसिकली आप वो एक उस नैरेटिव को भी पुश कर रहे हैं कि देखें मुसलमान है। और जिस तरह आप सोशल मीडिया पे आप देखें कि मुसलमानों के अगेंस्ट लोग गिनवा रहे हैं कि मुसलमान ही हर जगह पे ये कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी ली थी ना, पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट करने की बात की थी। अब इन मुल्कों को इसी तरीके से फिर डराया जाता है। लेकिन मैं ज़रा आपकी, ज़ाहिर आप मिलिट्री में रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, ज़रा मुझे उस एक्सपीरियंस से समझना चाहता हूँ। ये जो फायरिंग वाले इंसिडेंट हो रहे हैं दुनिया में, ज़ाहिर है इसका बैकग्राउंड है, लेकिन ये किन नेटवर्क्स में ज़्यादा ये स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है कि जिस तरह कोई गन क्लब के भी मेंबर हों, पता हो कि यहाँ सिक्योरिटी टफ है, इंटेलिजेंस बेटर है या एनवायरनमेंट पीसफुल है, तो फिर इस किस्म के फायरिंग के इंसिडेंट कराए जाते हैं, और या एक रोड एक्सीडेंट, बहुत सारे और भी इसमें चीज़ें। लेकिन ये जो फायरिंग वाले इंसिडेंट हैं, ये कौन से ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है जिनकी, जो ये काम कर सकते हैं? हाँ, जो क्लैरिटी है आप कहना जो है, जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो इजरायलीज हैं। इजरायलीज की अगर आप हिस्ट्री देख लें और जिस तरीके से इन्होंने पास में भी जितने ऑपरेशंस किए हैं, और वो बड़े क्लैरिटी के साथ ये करते हैं, पीछे से कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। और अभी भी देखें ना, अगर नवीद अकरम का अगर नाम सर्च हुआ है और वाकई से पहले हुआ, तो क्या मकसद था? क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था?
क्या जिस तरीके से इजरायली चाहते थे कोई कैसा इवेंट हो, इसके बाद से यूरोप को और वेस्ट को ये बावर कराए कि आपकी जो स्टैंडिंग थी स्पोर्ट की वो गलत थी, तो आप ये समझ लें कि इसमें बड़ी इसमें हिकमत अमली मुझे लगते हैं, और इसमें आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से इवन तो इंडिया तो खैर बड़ा मास्टर है फास्ट ब्रेक ऑपरेशन में, लेकिन जिस तरह इजराइल भी करता रहा है तो मुझे तो लगता है कि उसमें वो लिंक्स भी एस्टेब्लिश हो सकते हैं सब्सिक्वेंटली। अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, ये इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है? अब जरा अपने पड़ोस में आपने फुट सोल्जर कहा कि ये फुट सोल्जर्स हैं इन 2 कंट्रीज़ के, तो ये जो फुट सोल्जर्स हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रोपेगेंडा में, और पाकिस्तान को इसको कैसे काउंटर करना चाहिए? देखें, बात यह है कि अफगानिस्तान को कभी भी आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अफगानिस्तान को अगर आपने देखना है तो आपको इस ए के पीछे जो 2 आईज हैं, द एक्सेस ऑफ ईविल जिसको कहते हैं, 2 आईज एंड ए, यानी इंडिया, इसराइल और अफगानिस्तान, आपने इनको देखना है। अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम है वो इलिजिटिमेट रजीम है, वो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसी तरह भारत के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तीसरा, इसराइल में नेतन्याहू है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ये सारे इक्तदार में रहना चाहते हैं। इक्तदार में रहने के लिए इनको केओस चाहिए, इनको एनार्की चाहिए। अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन और सुकून और रीजनल कंट्रीज में ये दहशतगर्दी भेजना बंद करे तो फिर तो अफगान तालिबान से दुनिया डिमांड करेगी कि इलेक्शन करवाओ या इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आओ, ऑल इंक्लूसिव। इंडिया के अंदर अगर यही बात हो, अगर अमन हो, तो लोगों को बीजेपी की वॉर मॉन्गरिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? नेतन्याहू आज जंगे बंद कर दे तो उसकी कनेसे में उसके खिलाफ बिल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पास हुआ है और जुडिशरी उसके दर पे है कि उसको सजा दे। सो ये सारी जो चीजें हैं, दे नीड केओस, और उस केओस को जो पूरी दुनिया के अंदर ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अपना वर्ल्ड ऑर्डर, अपना केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर, उसके लिए इनको अफगानों की जरूरत है। अफगान पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, अफगान अमेरिका में जाके भी इसराइल के बिहाफ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, अफगान जो है यूरोप के अंदर भी सेटल हुए। ये क्या शॉकिंग नहीं होगा कि 2021 से 2026 तक पूरी दुनिया में, यूरोप के हर मुल्क में, इंग्लैंड में, कनाडा में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन सारी जगहों के ऊपर जो अफगान इमिग्रेंट्स गए हैं उनको इमिग्रेशन का प्रोसेस फैसिलिटेट इसराइली एनजीओज ने करवा के दिए। और अब तो ये तो देखें, अब तो वो बल्कि अपनी मूवीज़ के ज़रिए हर सब्जेक्ट पर बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, भी वो धुरंधर नाम की एक फ़िल्म बनाई और बताया कि कराची में वो कैसे उनका नेटवर्क ऑपरेट करता था और इन्फ्लुएंस करता था। खैर, वी हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 2 decades सिंस आई स्टार्टेड माई करियर। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लोग उस वक्त इस बात को मानते नहीं हैं जब तक मुंह के ऊपर हो नहीं जाती। अब तो इंडियंस खुद बता रहे हैं कि वी वर देयर एंड वी हैव डन अ लॉट। ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडे को कैसे रोके, किन डिप्लोमेटिक या मीडिया स्ट्रेटजी के जरिए रोके? आपके ख्याल में क्या स्टेप्स पाकिस्तान को लेने चाहिए? और ये जो अब चैलेंज हमारे सामने, जिस तरह अभी बात हो रही है कि अफगान्स को कहाँ कहाँ भेजा गया, जाहिर है वो 2021 के बाद ही सब कुछ हुआ, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बना रहेगा? क्योंकि वो अफगान समहाउ पाकिस्तान में रहे भी हैं और पाकिस्तान में उन्होंने पढ़ा भी है, बहुत सारों के पास शनाख्ती कार्ड भी थे, पासपोर्ट भी थे, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो अब कैसे इसको हम काउंटर करेंगे? जिस तरीके से ये जो वाकया हुआ है, इसका हमारा जो रिस्पांस गया है, देखें हमारे इफेक्ट्स पे, एविडेंस पे हमने बात की। हमने ऐसे हवा में कोई चीज नहीं उठाई या कोई हमने किसी पे इल्जाम लगाए हैं। बेसिंग ऑन द फैक्ट्स जो वहाँ पे स्टेटमेंट्स आई हैं तो वो है। सो पाकिस्तान ऑलरेडी हम इसमें अच्छी तरह जा रहे हैं, और मेरा ख्याल में हमें मज़ीद इसको यकीनन थ्रू सोशल मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया से इसको स्टिल हम इसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे थे। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए इंडिया और इसराइल ने एक प्लानिंग की, और पाकिस्तान को विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट फर्दर डिटेल्स, इन दोनों ने अपना इन्फ्लुएंस, जो इनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है और जो उनका मीडिया इन्फ्लुएंस भी है, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें कुछ और निकली, मामलात कुछ और तरफ निकले। लेट्स सी वेयर इट गोज़। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।